अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। लास्ट वीडियो की जो हमने रिकॉर्ड की थी उसके अंदर हमने कैम्ब्रिज के अंदर ओ लेवल्स की फिजिक्स की थी और उसके अंदर टॉपिक था मोशन और उसके हमने सारे पेपर वन के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। अब हम उसके बाद की चीज़ करेंगे जिसके अंदर हम ये करेंगे कि उसके प्रॉब्लम्स की तरफ हम आएंगे, यानी पेपर नंबर 2 की तरफ हम आएंगे। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं और फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। राइट, चलें जी। अब आपके सामने मेरी स्क्रीन शो हो रही है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इंटरेस्टिंग भी है। आपके पास एक रूलर है, उस रूलर पे हमने एक बॉल रोल किया है। 0 सेकंड जब था तब बॉल 10 पे था, जब 1 सेकंड हुआ तब उसकी जो पोजीशन थी वो आ गई 20 पे। अब बॉल आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट करेगा, यानी बॉल अपनी स्पीड तेज करेगा। तो तेज करता गया, 2 सेकंड पे वो डायरेक्ट 50 पे आया, 3 सेकंड पे अब वो 100 पे आ गया। तो अब आपसे सवाल क्या करते हैं, आपसे सवाल ये करते हैं कि एक्सप्लेन करें कि बॉल एक्सेलरेट कर रहा है। दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल बिटवीन 1 to 3 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक के दरमियान बॉल की एवरेज स्पीड कितनी होगी। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्ट्स है तो मैं एवरी पार्ट दो पार्ट्स या एक एक पार्ट लूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यानी पार्ट ए एंड बी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ज़रा देखिएगा, हमें ये पता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर वेलोसिटी तेज हो जाएगी। यानी पहले अगर वो 1 सेकंड अगर हम देते तो वो एक डिस्टेंस कवर करता, मगर हमने उसको 10 सेकंड दिए तो वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। तो इसका मतलब ग्रेटर डिस्टेंस इज कवर बाय द बॉल इन ईच सेकंड, जो कि आपको इस डायग्राम से भी ऑब्वियस हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड कैलकुलेट करते तो वो और आगे तक जाता है। राइट, तो इसका पहले का आंसर है ये। अब दूसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है याद रखिएगा, हम फिलहाल मौजूद है 1 सेकंड पे, यानी आप 20 पे है। 20 से आप 100 पे गए तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 80 सेंटीमीटर का किया। 100 माइनस 20 इज 80। और टाइम आपको कितना लगा, 1 सेकंड पे आप ऑलरेडी मौजूद थे, फिर आप 3 सेकंड पे हैं, यानी 3 में से मैं जब 1 निकालूंगा तो बचेगा 2 सेकंड्स। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड निकालने का आंसर है हमारे पास 80 डिवाइडिंग बाई 2, आंसर इज 40 सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर 0.4 मीटर पर सेकंड। ये याद रखिएगा, स्टूडेंट यूजुअली मिस्टेक करता है यूनिट्स के अंदर। तीसरा पार्ट सी एंड डी, two forces act on a ball are air resistance and weight. If anything happen to these forces as ball accelerate, दो फोर्सेस हैं, एक तो है एयर रेजिस्टेंस, दूसरा है वेट। जब बॉल एक्सेलरेट करके बहुत तेजी से नीचे जाएगा तो इन दो पे क्या फर्क आएगा ये आपको बताना है। और पार्ट डी के अंदर की कहते हैं कि एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इफ द स्लोप इज लॉन्ग इनफ, यानी स्लोप बहुत ज्यादा लंबा अगर हो जाए तो बॉल इवेंचुअली रीच कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद बॉल के अंदर स्पीड बड़ी कांस्टेंट हो जाएगी। ये क्यों होगा, यानी ये पार्ट सी एंड पार्ट डी थियोरेटिकल है, आपको इसी तरीके से उसका आंसर देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, जितना बॉल स्पीड से जाएगा एयर रेजिस्टेंस उतनी ही बढ़ जाएगी, यानी एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, बट उसका जो वेट है उसका वेट इंक्रीज नहीं होगा, ये तो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम बात करते हैं डी की। डी के अंदर आपको ये कहते हैं जितना लंबा स्लोप होगा तो बॉल की स्पीड अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाएगी। याद रखिएगा, ये सवाल बहुत दफा आता है कि बॉल की स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है, ये याद रखिएगा। जितनी फॉरवर्ड फोर्सेस है अगर उतनी ही रिवर्स फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस आ जाए तो उसकी टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाती है और उसकी रफ्तार कांस्टेंट हो जाती है। अगर बॉल नीचे जा रहा है बहुत तेजी से, अगर एयर रेजिस्टेंस उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो अल्टीमेटली बॉल की जो नेट स्पीड होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। राइट, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। द बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड फोर्सेस आर इक्वल, फॉरवर्ड फोर्सेस टुवर्ड्स द ग्रेविटी, बैकवर्ड फोर्सेस इज बिकॉज द एयर रेजिस्टेंस, सो द resultant force becomes zero and the ball speed become constant। ये याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। अब हम बात करते हैं टू की। टू बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर ये कि दो पोल हैं, इन दोनों पोल्स की हाइट में थोड़ा बहुत फर्क है। यहाँ पे मैं हूं और मैं जिप लाइन करते हुए एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रहा हूं। अब आपको क्या कहते हैं, आपको ये कहते हैं इनिशियल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा फॉर 3 सेकंड, 3 सेकंड तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी 2.4 सेकंड, 2.4 मीटर पर सेकंड की। कब तक चलेगी ये कांस्टेंट स्पीड, जब तक आपकी रफ्तार, जब तक आप 5 सेकंड का डिस्टेंस यानी 5 सेकंड आप कवर नहीं कर पाते। उसके बाद अब फाइनल यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ से स्लाइड करके आए तो एक्सीलरेशन होगी, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और स्पीड कांस्टेंट होने के बाद हम बात करेंगे डी एक्सीलरेशन की, क्योंकि अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आके हमें रुकना भी तो है।
कहते हैं आपको कि फाइनली डी एक्सेलरेट होगा कितने सेकंड्स के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। आपको इस चीज को ड्रॉ करना है, आपको इस इन सारी चीजों को एक ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है, राइट। अब हमारे पास जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं, और ए को सॉल्व करने के लिए हमने ये कहा। अब जरा देखिएगा, टाइम बढ़ा, टाइम भर 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 के आया 3 सेकंड। जैसे 3 सेकंड हुए तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, और ये एक्सेलरेट हमें कैसे पता चलता है? सिंपल ग्रेडियंट पता करने से। अगर इसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। मगर अगर आप 0.8 सेकंड के बाद देखेंगे 9 सेकंड तक, तो ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्रेडियंट नीचे की तरफ आ रहा है, याद रखिएगा। सिमिलरली जब आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब इसकी रफ्तार कांस्टेंट हो गई है, राइट। तो ये हमने जो हमारे पास गिवन डेटा था, उस डेटा की मदद से हमने ये ग्राफ बना लिया, यानी पॉइंट ए तो हमारा हो गया कवर। चलेंगे अब हम पॉइंट ए के बाद आगे बी पे, बी और सी को एक साथ करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगी, और फाइनली डी एक्सेलरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन, ये देख लेते हैं पार्ट बी एंड सी। अब पार्ट बी के अंदर याद रखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी? जब आपके पास कांस्टेंट इंक्रीज इन द वेलोसिटी हो। जैसे अगर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बट अगर ये जो चेंज है ये यूनिफॉर्मली आ रहा है, तो इसका मतलब अब आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट इंक्रीज इन द वेलोसिटी। एक सवाल। दूसरा ये है कि एक्सेलरेशन होने में टाइम लगा, मगर डी एक्सेलरेट होने में टाइम नहीं लगा, डी एक्सेलरेट फॉरवर्ड हो गया। ये आपको ग्राफ से भी नजर आ रहा है। जरा देखिएगा, 0 से लेके इस स्पीड तक यानी 2.4 की स्पीड तक पहुंचने में आपको 3 सेकंड्स लगे, बट इसी स्पीड से वापस 0 की स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड लगा। इसका मतलब जब आप रुकेंगे तो बहुत झटके से रुकेंगे, तो ये डी एक्सेलरेशन है, राइट। ये हमारा हो गया सी। अब हम बात करते हैं डी और ई की। डी को पहले कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द गर्ल इन द फर्स्ट 8 सेकंड। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आपको जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए आप हमेशा एरिया अंडर द कर्व लेंगे, और ये वाला जो हमारे पास एरिया है ये क्या है भाई साहब? ये ट्रेपेजियम है, तो इसकी वजह से हम ट्रेपेजियम लेंगे। अब आपको ये कहते हैं कि आपको कहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है? टिल 8 सेकंड तक का करना है, यानी इस पॉइंट तक का हमें करना है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 पैरेलल साइड। हमारे पास 2 पैरेलल साइड है, एक हमारे पास ये वाली साइड है और एक दूसरी हमारे पास ये वाली साइड है। इस पैरेलल साइड की अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूं तो ये 3 से स्टार्ट हो रही है और 8 तक जा रही है, इसका मतलब ये होगी 5। 8 - 3 is 5। दूसरी साइड है 0 से स्टार्ट होकर 8 तक आ रही है, इसका मतलब कि हमारे पास 8 ही होगी। तो हमारे पास 5 + 8 2 साइड्स आ गई। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है? 2.4। 2.4 और हाफ फॉर्मूले का है। जब मैं इन सारी चीजों को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर आता है 15.6, यानी डी हमने सॉल्व कर लिया है, राइट। अब हम बात करते हैं ई की। ई फॉर एलिफेंट। दो चीजें। अ गर्ल हैज अ मास ऑफ 30 kg एंड फॉल्स वर्टिकल डिस्टेंस 1.6 मीटर ड्यूरिंग अ राइड। सही है। The gravitational field G is this. Calculate deceleration. Calculate the decrease in gravitational potential energy of the girl. गर्ल की जो पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आया, नहीं वो एक सर्टेन हाइट पे थी, अब वो नीचे आ रही है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आया, ये हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा, द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल इज लेस देन डिक्रीज इन हर पोटेंशियल एनर्जी। सजेस्ट वन रीजन। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसके मुकाबले द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल इज लेस देन डिक्रीज इन हर पोटेंशियल एनर्जी। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आ रहा है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, जिसको हम ई का 1 और 2 कहते हैं। तो चलें जी, ई की तरफ हम आगे। ई के अंदर हमने ये कहा कि भाई डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। m मास ऑफ द गर्ल 30 है, g ग्रेविटी 10 है, और हाइट इसकी कितनी सवाल में गिवन थी? 1.6। आंसर आया 480 जूल। याद रखिएगा, यूनिट हमें लिखनी होगी, राइट। उसके बाद कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फर्क क्यों आया? सिंपल सा रीजन है इसका, हमेशा रीजन होता है एयर रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी इतनी अल्टीमेटली आपके पास एनर्जी में फर्क आएगा। सम एनर्जी मे हैव बीन लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। हीट की वजह से भी लॉस्ट आएगा, जो कि आया किसकी वजह से? अल्टीमेटली एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अब हम बात करते हैं एफ की। एफ के अंदर आपको क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ द पीपल्स मेक अरेंजमेंट टू शो दैट द गर्ल्स स्पीड इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द सेक्शन। जैसे ये वाला ग्राफ आपने बनाया अभी, इस ग्राफ के अंदर आपने ये बताया, इस ग्राफ के अंदर आपने ये बताया कि मिडल ऑफ द सेक्शन के अंदर जो हमारी रफ्तार है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। इस चीज को अगर वेरीफाई करना हो, इसके लिए आपके पास पार्ट एफ है। पीपल
A group of the people make an arrangement to show that the girl's speed is constant during the middle of the section of the ride. Suggest what measurement are made. क्या कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे उसकी स्पीड जो है ना वो बड़ी कांस्टेंट रही। इसका आंसर भी थियोरेटिकल है, बहुत सिंपल सा है। इसका आंसर ये बनता है कि आप कुछ लोगों को खड़ा कर दें और उसके हाथ में वॉच दे दें, और जो लोगों को आप खड़ा करेंगे उसके अंदर आप देखिएगा वो लड़की जो कि जिप लाइन कर रही है वो इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पे पहुंचेगी। यानी जब आप मार्किंग करेंगे तो दोनों मार्क के दरमियान जो फासला रखें वो रखें 1 मीटर का, और इसी तरीके से मार्क करते चले जाएं। और जैसे वो लड़की पहले मार्क को क्रॉस करे, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, फर्स्ट लाइन को उसने क्रॉस किया तो इसका मतलब 1 मीटर, फिर दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर। इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इतने टाइम के अंदर उसकी जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। सिंपल, राइट। तो ये है हमारे पास F। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये अगेन मैं ही हूँ, मैं बंजी जंपिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अल्टीमेटली मैंने पॉइंट ए पे फिलहाल मैं हूँ, पॉइंट बी के अंदर मैंने जंप कर दिया, पॉइंट सी के अंदर ये जो स्ट्रिंग थी ये कंप्लीटली स्ट्रेच हो गई, मगर पॉइंट डी के अंदर अब ये जो स्ट्रिंग थी ये स्ट्रेट तो होगी, मगर अब इसके अंदर इलास्टिसिटी जो बंजी जंपिंग के अंदर होती है उसकी वजह से मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे जाके कुछ सेकंड के लिए रुक जाऊंगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है लोएस्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं ऊपर आऊंगा, राइट। अब आपको क्या कहते हैं, आपको कहते हैं मैन स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन ए जो कि आपको नजर आ रहा है और डी तक जाता है और ये अपने मोशन को कंटिन्यू करता है, यानी ऊपर नीचे होता रहेगा। अब इसके लिए इन लोगों ने आपको ऑलरेडी ग्राफ बना के दिया है, गुड, हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ मौजूद है। शो हाउ द वेलोसिटी ऑफ द मैन वेरीज विद टाइम, और ये आ गया हमारे पास ग्राफ। अब इसके अंदर पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है, अगेन पॉजिटिव जाएगा, अगेन नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे फैसला करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ग्रेडियंट। लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरी पहली वाली वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने ग्रेडियंट को एक्सप्लेन किया है। अगेन पार्ट ए के अंदर 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स, 4 और 1 5 और 2 7 मार्क्स तो आपके यहाँ से आ जाएंगे। स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय द वेलोसिटी, क्या सिंपल सवाल है 2 मार्क्स का। स्टेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी, 1 मार्क्स फ्री का, यानी 3 मार्क्स आपके फ्री के अंदर आ गए। इन द फर्स्ट 1.4 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, 1.4 सेकेंड के अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये हम जरा देख भी लेते हैं, क्या 1.4 सेकेंड के अंदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? जरा देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है, इनके दरमियान 1.4 आएगा कहीं इधर, ये तो इस तक, यानी यहां से यहां तक पहुंचता पहुंचता हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, और ये ग्राफ भी बता रहा है। सही हो गया। Using the value from figure determine the acceleration of the man in the first 4 seconds, हमें ये निकाल के देनी है और इस पे हमें कमेंट आउट करना है, यानी हम 1 2 और 3 के दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व करते हैं, राइट। हम फिलहाल ए की तरफ हैं। ए के अंदर हमने कहा कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना फ्री का मार्क्स है इसके अंदर, 1 मार्क्स आपको मिल गया। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वेलोसिटी इज अपोजिट डायरेक्शन, जितनी बस डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आप ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसके लिए हमें वापस पिक्चर देखनी पड़ेगी। जरा देखिएगा, जब हम इस ग्राफ के अंदर आए तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन हमारा कहां से कहां तक है भाई साहब? एक्सेलरेशन हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। अब हम इसको जरा वर्किंग में देखते हैं। जरा देखिएगा, एक्सेलरेशन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। फाइनली वो कहां पे आया? फाइनली उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी होगी? 14। इनिशियली वो कहां से स्टार्ट हुआ था? 0 से स्टार्ट हुआ था। टाइम उसका कैसे पता चला? हमें टाइम पता था, सवाल के अंदर गिवन था 1.4 सेकेंड, इनिशियली उसका टाइम जो था वो 0 था। इस चीज को हम वेरीफाई कर लेते हैं, स्पेशली वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या 14 आ रहा है? अब जरा देखिएगा, हमारे पास जब हमारे पास ये यहाँ पे इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, ये हम यहाँ तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक पहुंचे। जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं और अगर हम डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर 14 ही आता है। इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी 14 है, जबकि हमारे पास टाइम 1.4 है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी इनिशियल आपके पास वेलोसिटी 0 थी, फिर आपके पास वेलोसिटी होगी 14। इनिशियली टाइम आपके पास 0 था और फिर टाइम आपके पास हुआ कितना? 1.4 सेकेंड। इन सारी चीजों को जब हमने पुट किया एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास आंसर आ गया। और हमारे पास आंसर कितना है भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, एक्सेलरेशन इज
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जो साहब ऊपर से नीचे कूदे ना, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी कूदे। उनकी जो एक्सेलरेशन थी उतनी ही एक्सेलरेशन कितनी है? ग्रेविटी की है। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जो कि आपका पार्ट 2 था। अब हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं और पार्ट 4 के भी 2 पार्ट हैं, 1 और 2। तो हम सबसे पहले इसको सवाल पढ़ लेते हैं। ओके जी, हमारे पास सवाल है, स्टेट द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द मैन इज एट पोजीशन डी। जब मैन डी पोजीशन पे पहुंचा, यानी बिल्कुल नीचे तक पहुंचा, उस टाइम पे टी की वैल्यू क्या थी? एक, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फोर्स एक्टिंग व्हाई द मैन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट डी। जब मैं डी पे पहुंच के उसके बाद मैं ऊपर क्यों जा रहा हूं, ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको टी की वैल्यू निकाल के बतानी है जब आप डी पोजीशन पे हैं, राइट? आप इसकी वैल्यू बताएं। अब हम आए, हमने यहाँ पे कहा इसकी वैल्यू है 4 सेकेंड, यानी जब मैं डी पे था तब वैल्यू 4 सेकेंड है। मगर ये हमें पता कैसे चलेगा भाई साहब? ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। जैसे आपको सवाल के अंदर ऊपर बता दिया था कि डी पोजीशन पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। डी पोजीशन इज मैक्सिमम लो, उसके बाद आप रुके और फिर ऊपर की तरफ आए। तो इस लाइन के अंदर मैंने देखा कि भाई वेलोसिटी कहाँ स्टॉप हो गई, तो वो कौन सा पॉइंट था? पॉइंट डी था। और पॉइंट डी कहाँ पे आया था? ये आया था पॉइंट 4 सेकेंड पे। इसका मतलब जब 4 सेकेंड हुआ तब ये ग्राफ कहाँ पे था? मैं अल्टीमेटली डी पोजीशन पे था। उसके बाद मैं अगेन ऊपर की तरफ जाऊंगा, फिर नीचे की तरफ आऊंगा और जिगजैग करता रहूंगा, टू एंड फ्रो करता रहूंगा। तो ये तो हमारे पास आ गया आंसर 4 सेकेंड, राइट? इस 4 सेकंड के बाद यहाँ पे दूसरा सवाल वो करते थे कि आप ऊपर क्यों गए, जो इसके सेकंड पार्ट के अंदर है। सिंपल सी चीज है, जब मैं ऊपर से नीचे जंप किया तो जो बंजी जंप था वो स्ट्रेच हुआ, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। जब मैं डी पोजीशन पे पहुंचा वो मैक्सिमम खिंच गई थी बंजी रोप। उसके बाद डी के बाद बंजी रोप के अंदर जो अपनी एनर्जी स्टोर थी उसकी वजह से मैं ऊपर आया। और ये ऊपर क्यों आया? क्योंकि जो बंजी रोप के अंदर जो एनर्जी थी, जो फोर्स थी, वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। इसकी वजह से मैं नीचे नहीं गया बल्कि ऊपर की तरफ आया, राइट? और यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी। अब हम बात करते हैं बी के। अब हम बात करते हैं बी के, और बी के अंदर हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, राइट? इस टेबल के अंदर 3 चीजें हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर ये कि एनर्जी रिमेन सेम। जरा देखिएगा, स्टार्टिंग के अंदर पोजीशन ए पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी 20,000 की थी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, क्योंकि मैं पॉइंट ए पे था। फिर मैं सी पे आया और डी पे आया। अब जब मैं सी पे आया तो मेरी ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी होगी भाई साहब? 15,000। तो और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इट्स अ कॉमन सेंस। ये प्लस माइनस की गेम है। स्टार्टिंग के अंदर आपके पास 20 था, 15 पे अभी आप मौजूद है, तो बचा क्या? आपके पास बचा 5,000। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आई? 5,000। सिमिलरली जब मैं पोजीशन डी की तरफ जाता हूं तो ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इलास्टिक एनर्जी मेरे पास सारी की सारी स्टोर हो गई थी जिसमें बंजी रोप के अंदर। तो इसकी वजह से पोजीशन डी के अंदर जब मैं यहाँ पे आऊंगा तब मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे 20,000 की निकलेगी। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। एग्जैक्टली वही आंसर है जो मैंने आपको बताया। ये 15,000 था तो ये 5,000 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया है, राइट? अब उसके बी के पार्ट 2 की तरफ आते हैं, ये भी अच्छा है। बी के पार्ट 2 की तरफ हम आए और हमने ये कहा कि भाई एक आदमी है जिसका वजन 50 किलो है, उसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी जो लग रही है वो लग रही है 10 न्यूटन की, और आपको कैलकुलेट करना है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी के दरमियान आपको कैलकुलेट करना है। इसके अंदर कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा। ए और सी के दरमियान है, जरा देखिएगा एनर्जी में कितना फर्क है। पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट की बात हो रही है। पहले हमारे पास 20 था, अभी हमारे पास 15 है, यानी डिफरेंस कितना आया? 5,000 का। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या लिखा है भाई साहब? 5,000। 5,000 इज इक्वल टू mgh, m मास, 10 ग्रेविटी, और हाइट हमें निकालनी है। और यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई कितनी? हमारे पास हाइट आ गई यहाँ से 10 मीटर, राइट? ये हमने 3 न्यूमेरिकल समझ लिए। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हम कहते हैं, हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ को हम कहते हैं यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस पे स्पीड है और यहाँ पे हमारे पास टाइम है, सही है। अब हमारे पास क्या है? मार्क 1। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये कहा कि मार्क एंड लेबल द पॉइंट वेयर द कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन।
नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, प्लीज देखिएगा, ये है नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ये हमारे पास स्टैटिक स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है। यानी यही कहीं हमारा पॉइंट होना चाहिए। एक ही बात, कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट 3 सेकेंड्स। अब 3 सेकेंड किधर है, यहाँ पे कहीं हमारे पास 3 सेकेंड आ रहा है, राइट। उस टाइम पे हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ए की तरफ आते हैं। ए के अंदर हमने ये कहा कि भाई वो जो पॉइंट था ना हमारे पास, सबसे पहले तो हमने ग्राफ बना लिया। उस ग्राफ के अंदर हमने कहा कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना, ये वो वाला पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। और क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे कर्व है। अगर ये स्ट्रेट होता तो यूनिफॉर्म होती है, अगर कर्व है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। अब पार्ट बी के अंदर हम कहते हैं, पार्ट बी के अंदर हमें 0.3 तक की डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, यानी 0.3, राइट। हमने कहा कि इसके दरमियान ग्रेडियंट बना ले, स्लोप बना ले, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बताया था। इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम। फाइनली कहां तक पहुंचा भाई साहब, वो 25 पे। इनिशियली वो कहां पे था, 30 पे था। यानी फाइनल 25 माइनस 30, फाइनल का टाइम 4 था, इनिशियल का टाइम 2 था, तो 4 माइनस 2। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर नेगेटिव के अंदर आया। क्यों नेगेटिव के अंदर आया, क्योंकि अगेन इट्स अ ग्रेडियंट डी एक्सेलरेशन है, तो टाइम अल्टीमेटली माइनस में ही होगा। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। सी के अंदर आपसे क्या सवाल करते थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार एंड व्हाई इट्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है, याद रखिए कि जब भी आपके पास फोर्स या स्पीड कांस्टेंट आए, जहन में रखिएगा कांस्टेंट कब आता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्सेस, देन इक्विलिब्रियम कंसीडर होगा, और इसी से आपको आंसर करना होगा। फॉरवर्ड फोर्स ऑफ द इंजन इक्वल हो जाएगी किसके, एयर रेजिस्टेंस के, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह से जो अल्टीमेटली नेट फोर्स होगी, एक्सेलरेशन नेट जो होगी वो जीरो होगी, और कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर 21 मिनट्स हो गए। अब बाकी के जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसको मैं दूसरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।